जय जवाहर जय हिंद। मैं पुष्पेंद्र ज्ञानकुरिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं सीजीपीएससी 75 डे चैलेंज और आज इसमें हम लोग करेंगे नवंबर के करंट अफेयर के साथ साथ इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? 24वें संशोधन, 42वें, 44वें या 52? आपको बताना है कि जो समाजवादी है और धर्मनिरपेक्ष, सोशलिस्ट और सेकुलर जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में कौन से अमेंडमेंट में जोड़े गए थे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो बातें नवंबर में जो आ रही थी वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थे, तो ये क्वेश्चन इसलिए रखे हैं। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 42वें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वहां पे हमने सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को ऐड किया गया था इंदिरा गांधी जी के टाइम में। अगला प्रश्न है कि उसी संशोधन में 42वें जो संविधान संशोधन था अधिनियम 1976 में नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ना डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कौन कौन से नए अनुच्छेद जोड़े गए थे? तो आपको बताना है कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे। आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 48A। ठीक है, तो ये जो है तीनों जो आर्टिकल है वो 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें जोड़े गए थे, जिसमें आर्टिकल 39A में वो था कि लीगल जो सर्विस है उसको फ्री करना था। 43A में आपका था कि जो श्रमिक है वो मजदूर हैं वो उनके मैनेजमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। और 48A में क्या था? जो इन्वायरमेंट को हम लोग ने संविधान की डीपीएसपी में डाला था। ठीक है, ये आर्टिकल 40 जो है पहले से ऑलरेडी था जिसमें ग्राम पंचायत की बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 44 पहले से मौजूद था जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। आर्टिकल 50 पहले से था। ठीक है, और आर्टिकल 51 पहले से था जिसमें आप जो बाहर से देश के जो जो एग्रीमेंट करते हैं तो उसके बारे में बताया गया है। और 50 में क्या करते हैं? आर्टिकल 50 में जो आपका जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर की बात किया गया है। ये पहले से ऑलरेडी था, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक जो है संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट था, लेकिन उसको जो फंडामेंटल राइट को हटा के लीगल राइट बनाए हैं। ठीक है, तो वो कौन सा संशोधन है, अमेंडमेंट है? तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये 44th अमेंडमेंट। ठीक है, 44वें जो संशोधन है जो एक्ट हुआ था उसके थ्रू हम लोग ने संपत्ति का अधिकार को फंडामेंटल राइट से लीगल राइट बना दिए। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, ये है भारत में राजनीतिक दल किस अधिनियम के तहत पंजीकृत किए जाते हैं? तो बहुत सारे पार्टी हैं, न्यूज में थे, मर्ज हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो हिसाब से बताना है कि जो हम लोग का जो राजनीतिक दल है उसको रजिस्ट्रेशन करते हैं कौन से एक्ट के द्वारा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 324 के तहत, या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब नवंबर में 8 नवंबर को आपको पता है कि यूएस का इलेक्शन था और इलेक्शन का रिजल्ट था, तो उसके हिसाब से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने की प्रक्रिया का सही ढंग से वर्णित करता है? किस तरह से अमेरिका का राष्ट्रपति हम चुनते हैं? तो पहला देखो, नागरिकों के द्वारा सीधे लोकप्रिय वोट के माध्यम से चुनाव। दूसरा, राज्य के परिणामों के आधार पर इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तीसरा, संसदों द्वारा चुनाव।
चौथा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनाव। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनाव तो नहीं होता, ना ही संसद के द्वारा। ये क्या होता है, राज्य के जो परिणाम आते हैं जिसको इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसके हिसाब से क्या है अमेरिका का राष्ट्रपति बनते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए किसी उम्मीदवार को कितने इलेक्टोरल वोट की आवश्यकता पड़ती है, तो आपको बताना है कितने इलेक्टोरल वोट की आवश्यकता पड़ती है आपको राष्ट्रपति बनना है। 270, 300, 250, 280। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 270। आपको क्या चाहिए, 270 इलेक्टोरल जो वोट चाहिए, तब जाके आप राष्ट्रपति बनेंगे वहां। अगला प्रश्न है कि जो 2024 में जो यूएसए का राष्ट्रपति चुनाव कौन जीता, जो बिडेन, कमला हैरिस, डोनाल्ड ट्रंप या बर्नी सैंडर्स। आपको पता है पिछला जो राष्ट्रपति था जो बिडेन था, उसके बाद जो कैंडिडेट थी जो अगेंस्ट में डोनाल्ड ट्रंप की कमला हैरिस थी, किससे, जो कि एक डेमोक्रेटिक थी। डेमोक्रेट होते हैं और एक वहां पे रिपब्लिक होते हैं, दो पार्टी होते हैं। जैसे हमारे में कांग्रेस होते हैं, बीजेपी होते हैं, वैसे अमेरिका में डेमोक्रेट पार्टी एक होता है और एक रिपब्लिक पार्टी होता है। तो डेमोक्रेट पार्टी के जो जो उम्मीदवार जो लास्ट इस टाइम में जो बनी थी लास्ट में, वो कमला हैरिस थी जो कि हार गई। लेकिन जो रिपब्लिक जो कैंडिडेट थे वो डोनाल्ड ट्रंप, वो जीत गया। तो जो राष्ट्रपति बने कौन, डोनाल्ड ट्रंप। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब तक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कितनी महिलाएं राष्ट्रपति रही हैं। तो बताना है कि अमेरिका में कितने राष्ट्रपति महिलाएं अभी तक बनी हैं। 0, 1, 2 या 3। जैसे कि हमको पता है कि हमारे देश में एटलीस्ट 1 पीएम बन चुकी हैं, इंदिरा गांधी, आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेकिन अभी तक अमेरिका में कोई भी वुमन प्रेसिडेंट नहीं बनी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये अमेरिका और इंडिया का जो चुनाव प्रक्रिया है वो हेड ऑफ द स्टेट की उसके ऊपर है। तो निम्नलिखित में से कौन भारत और अमेरिका के चुनाव प्रक्रिया का सही तुलना करता है। सही तुलना कौन सा करता है, भारत और अमेरिका दोनों अपने राज्य प्रमुख का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से करते हैं। ये गलत हो जाएगा। अमेरिका में तो प्रत्यक्ष करते हैं लेकिन भारत में नहीं करते, क्योंकि हमारे जो राज्य का प्रमुख कौन होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति जी डायरेक्ट चुनाव से नहीं, अप्रत्यक्ष चुनाव से बनते हैं। तो गलत हो जाएगा ये। दूसरा, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, बिल्कुल सही है। जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से सीधे होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट 2 सही हो जाएगा। तीसरा, दोनों देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, होता तो है, ये भी है। तीसरा, भारत राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रथम पास्ट पोस्ट का प्रयोग करता है, जबकि अमेरिका अनुपातित प्रतिनिधित्व का प्रणाली है। ठीक है, यहां पे भी गलत हो जाएगा। जो यहां पे सबसे सटीक जो आंसर बनेगा ये होगा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बहुत सारे एनजीओ न्यूज में थे और सरकार ने रेगुलेट करने की बात की थी। तो कौन सा अधिनियम गृह मंत्रालय के तहत भारत में एनजीओ द्वारा विदेशी योगदान को प्राप्त करने के लिए नियंत्रण करता है। मतलब कौन सा एक्ट जो फॉरेन से जो कंट्रीब्यूशन करते हैं, पैसा जो एनजीओ में लगाते हैं, ठीक है, उसको नियंत्रण करता है। कौन सा एक्ट, पहला है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, दूसरा कंपनी एक्ट, तीसरा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फेमा के थ्रू फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA के तहत क्या होता है, गृह मंत्रालय निगरानी करता है और नियंत्रण करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत बार न्यूज में रहता है ये। अगला प्रश्न है कि जो अभी एनजीओ की बात कर रहे थे, तो भारतीय संविधान की 7वीं सूची में, 7वीं सूची है आपका शेड्यूल है, उसमें ट्रस्ट और जो चैरिटेबल एसोसिएशन जो सब्जेक्ट है वो किसके सूची में आते हैं। तो 7वीं सूची में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7th सूची में
आपका अलग अलग लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, रेसिडेंटरी पावर है। तो ये बताना है जो अभी ट्रस्ट हुआ, चैरिटेबल जो एसोसिएशन है, वो किसके अंदर आते हैं, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, या दोनों के। तो ये किसके अंदर आते हैं, दोनों के आते हैं, समवर्ती सूची में आता है, कॉन्क्रीट सॉरी ये जो है कॉन्क्रीट लिस्ट में आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत जो सुवास सॉफ्टवेयर है उसका मुख्य कार्य क्या है। तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उन्होंने एक सुवास सॉफ्टवेयर लेके आए हैं, तो उसका मुख्य कार्य क्या है। ये पहला, ऑटोमेटी द फाइलिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिकली आपका फाइलिंग करना, नहीं गलत है। दूसरा, ये प्रिडिक्टिंग कोर्ट्स केस आउटकम यूजिंग एआई, ये भी गलत है। शेड्यूलिंग द कोर्ट हियरिंग एंड मैनेजिंग केस फ्लोर, ये भी गलत है। इसका जो मेन काम क्या है कि ट्रांसलेटिंग द जुडिशियल डॉक्यूमेंट इनटू रीजनल लैंग्वेज, जो न्यायिक जो दस्तावेज है उसको क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करना के लिए जो सॉफ्टवेयर हम लोग ने लागू किया है या फिर सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तुत किया है उसका नाम है सुवास। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है राहत ऐप, एक राहत ऐप है, वो न्यूज में था, वो किससे संबंध है। तो आपदा प्रबंधन से, स्वास्थ्य सेवाएं से, वित्तीय सहायता से, या कृषि सहायता से। तो ये जो राहत ऐप जो न्यूज में था वो किससे संबंध है, ये है डिजास्टर मैनेजमेंट, जो आपदा प्रबंधन के रिलेटेड है राहत ऐप। अगला प्रश्न देखते हैं, एक जो न्यूज में था स्वामित्व, एक स्वामित्व स्कीम, वो उस योजना का मुख्य उद्देश्य है, उसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं के लिए वित्तीय समावेश, नहीं। डिजिटल लिटरेसी फॉर रूरल यूथ, ग्रामीण युवाओं के लिए डिजिटल साक्षरता, नहीं। सभी के लिए शहरी आवास, नहीं। इसका जो सही उत्तर है ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति के स्वामित्व अधिकार को प्रदान करना। और इसका जो ये था कि ड्रोन हो गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके आपका जो पट्टा इधर से उधर हो गया है, जो उसको क्या है कि सुव्यवस्थित करने के लिए, और जिसका पर्टिकुलर जिसका ये जमीन है उसको देने के लिए स्वामित्व योजना लेके आए हैं। आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि जो भारत के 51 जो मुख्य न्यायाधीश कौन है, 51 भारत के जो 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। जस्टिस एनबी रमन्ना जस्टिस। दूसरा, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, या न्यायमूर्ति एस ए बॉम्बे। तो आपको बताना है कि जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, जस्टिस संजीव खन्ना, ये हमारे नए CGI हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं इसी से संबंध में, भारतीय न्यायपालिका के संबंध में मास्टर ऑफ द रोस्टर एक शब्द होता है, यूज होता है, उसका क्या तात्पर्य है। ये द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ पेंडिंग केस के लिए सूची तैयार करना, नहीं, बिल्कुल गलत है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति, ये भी नहीं है। तीसरा, द ऑथोरिटी टू डिसाइड विच जज विल हियर पर्टिकुलर केस। तो ये जो है मास्टर ऑफ रोस्टर किसको बोलते हैं, जो एक अधिकार जो जिसमें ये जो न्यायाधीश कौन से मामला को सुलझाएगा वो बताना रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखें तो एक न्यूज में थे इंटर राज्य परिषद, ठीक है ना, इंटर स्टेट काउंसिल, तो उसके बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है बताना है आपने को, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल जो न्यूज में था उसके बारे में गलत क्या है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित किया गया है, बिल्कुल सही, 263 के तहत स्थापित किया गया है। दूसरा, इट इज अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये स्थायी संवैधानिक निकाय है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है तो ये संवैधानिक निकाय तो है।
ठीक, अगला देखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल। मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, बिल्कुल ये करते हैं। उसके बाद यह सरकारी या आयोग के सिफारिश से बने थे, तो हाँ ये भी सही है, जो सरकारिया जो कमीशन है उन्होंने रिकमेंडेड किया था कि इंटर स्टेट काउंसिल होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी सही है। लेकिन ये क्या है, स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है, परमानेंट नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर नया बनते हैं तो वो बना सकते हैं, ठीक है, तो स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, अस्थायी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, जो कि गलत है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, इसमें कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्था स्थापित और प्रबंधन करने की अनुमति देता है। आर्टिकल 19, ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, गलत हो जाएगा। आर्टिकल 26 ग्रुप को रिलीजियस फ्रीडम ऑफ, जो धार्मिक स्वतंत्रता देता है, ये भी। 29 ये बात करता है, हाँ, शैक्षणिक संस्थान और जो आपका कल्चर के प्रोटेक्शन की बात करता है। लेकिन आर्टिकल 29 आपको क्या है, प्रबंधन की भी बात करता है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, जो आईमैक कॉरिडोर, ठीक है, जो न्यूज में था, आईमैक का फुल फॉर्म है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन है। तो भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारा, जिसको आईमैक बोलते हैं, उसमें बंदरगाह और देश की जोड़ी जो गलत रूप से मेल खाई है उसे पहचानना है। पहला देखते हैं, हाइफा पोर्ट इजराइल में है, बिल्कुल सही है, हाइफा पोर्ट इजराइल में है, अदानी जी का भी स्टेक है इसमें। दूसरा, जबल अली जो पोर्ट है, बंदरगाह है, संयुक्त अरब अमीरात में है, बिल्कुल सही है, ये यूएई में है। तीसरा, पिरेयस जो बंदरगाह है वो है ग्रीस में है, बिल्कुल सही है। दुबई जो पोर्ट है वो सऊदी अरेबिया में है, ये गलत है, दुबई जो है वो यूएई में है, सऊदी अरेबिया में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी क्या है, गलत मेल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो है 19वां, ठीक है, 19वां जो G20 है शिखर सम्मेलन कहां पे आयोजित किया गया था। नई दिल्ली हमने 2023 में हम वो किए थे, तो ये अपना तो नहीं है यहाँ पे। नई दिल्ली से पहले टोक्यो भी नहीं, बीजिंग भी नहीं, ये क्या है, ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो, ठीक है, ब्राजील में G20 का जो 19th समिट हुआ है 2024 में, मोदी जी गए थे वहां पे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जो 19वें जो G20 है, G20 मतलब 20 इंपॉर्टेंट देश के कंट्री प्लस अभी इसमें क्या हो गया, उसमें दो यहाँ पे संघ होते हैं, एक यूरोपियन यूनियन है और अभी अफ्रीकन यूनियन भी हो गया है, तो उसमें 19 कंट्री है प्लस 2 संघ है। तो इसके बारे में G20 शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताना कौन सा कथन गलत है। पहला, यह जो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया, बिल्कुल, अभी देखिए ये यहाँ पे हुआ। इसका जो थीम था, एक न्याय संगत विश्व, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट, ये भी सही है। इट वाज द फर्स्ट G20 समिट होस्टेड बाय ब्राजील, ठीक है, ब्राजील का पहला जो G20 सम्मेलन है जिसको होस्ट किया है, ये भी सही है। अफ्रीकन यूनियन वाज नॉट पार्ट ऑफ द समिट, ये गलत हो जाएगा, अफ्रीकन यूनियन को लास्ट ईयर क्या बोलते हैं, भारत के सम्मेलन में इनको पार्ट बनाया गया था और उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो यूरोप में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है, भारत का सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोप में वो कौन सा है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी या नीदरलैंड। तो सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो यूरोप में भारत का क्या है, जर्मनी है, कौन सा है, सी, जर्मनी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं,
कि भारत के लिए एक डीजी फ्रेमवर्क, ठीक है, डीजी फ्रेमवर्क का मतलब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क, कौन से देश शामिल हुए हैं, इसमें कौन कौन सा देश शामिल हुए हैं? तो आपको बताना है अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, चाइना, रशिया, या यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। तो ये जो डीजी फ्रेमवर्क है भारत के, उसमें कौन सा देश सम्मिलित है, मतलब तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक तो यूनाइटेड स्टेट है, दूसरा जापान है, तीसरा है साउथ कोरिया, डीजी फ्रेमवर्क के हिस्से हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि एक इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंसेस, जो अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन, ठीक है, 2024 का सम्मेलन कौन से देश में आयोजित किया गया है? तो कौन से देश में आयोजित किया गया है हमको देखना है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस 2024 अमेरिका में, फ्रांस में, इंडिया में या जर्मनी में? तो ये बताना है कि कौन से देश में ये सम्मेलन आयोजित हुआ। तो ये कौन सा, ये बहुत सालों के बाद भारत में ये सम्मेलन आयोजित किया गया। कौन सा? इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंसेस। तो आपको पता रहना चाहिए कोऑपरेटिव बहुत एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट है इंडिया में, ठीक है। और इसके जो कोऑपरेटिव के लिए हमने अभी सहकारिता मंत्री भी बनाया है, जिसका जो मंत्री है हमारे अमित शाह जी हैं। और सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन जिसको अमूल बोलते हैं, वो भी एक तरह से कोऑपरेटिव संघ ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? भारत। अगला क्वेश्चन, जो ट्रायोटन आइलैंड जो है, ट्रायोटन जो द्वीप है, जो न्यूज में था, है वो कौन से क्षेत्र में स्थित है? तो ट्रायोटन जो आइलैंड है कौन सा क्षेत्र में स्थित है आपको बताना है। साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर में, दूसरा हिंद महासागर में, तीसरा अटलांटिक महासागर में, या चौथा प्रशांत महासागर में? तो ये बताना है कहाँ पे है। तो ट्राइटॉन जो आइलैंड है, अगर आप साउथ चाइना सी में, ठीक है ना, साउथ चाइना सी में मतलब बहुत सारे वहां पे क्या है, चाइना ने उसको जो जगह है, साउथ चाइना सी में बहुत सारे कंट्री है, फिलीपींस है, वियतनाम है, मलेशिया, इंडोनेशिया, तो ये बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड है। तो उसमें से एक ट्राइटॉन आइलैंड है पार्सले आइलैंड के पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि चाइना अपना मिलिट्री बेस भी बनाने की कोशिश कर रहा है, मतलब तो न्यूज में रहता है। तो ये क्या है? साउथ चाइना सी। अगला प्रश्न, अगला हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे, जिसमें हम लिखेंगे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखेंगे और डिफेंस के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है कि 2024 तक भारत ने प्रत्यक्ष लाभ हस्ताक्षर यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी योजना के तहत जो अनुमानित कितना राशि सेंड किया गया है? 1 ट्रिलियन रुपए, या फिर 1.5 ट्रिलियन रुपए, या फिर 2 ट्रिलियन रुपए, या फिर 2.5 ट्रिलियन रुपए? मतलब हम लोग ने डीबीटी जो है कि गवर्नमेंट जो सब्सिडीज देता है, गवर्नमेंट अपनी योजना के थ्रू देता है, उसमें हम लोग ने कितना पैसा हम लोग ने ट्रांसफर कर चुका है? तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 ट्रिलियन रुपीस हमने ट्रांसफर कर चुका है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि स्कीम है और उसके राज्य और उसके स्कीम है, कल्याणकारी स्कीम है, उसके बीच में एक संबंध बताना है कि कौन सा गलत रूप में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। बहुत सारे स्कीम बहुत न्यूज में थे। सबसे पहला गृह लक्ष्मी जो स्कीम है कर्नाटका में, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये क्या है कि कैश सपोर्ट सिस्टम, कैश सपोर्ट स्कीम है, ठीक है, कैपेसिटी डेवलपमेंट करने के लिए। दूसरा लाडली बहना योजना इंपावर्ड करने के लिए भी, तो ये महाराष्ट्र। तीसरा सुभद्रा योजना ओडिशा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गृह लक्ष्मी स्कीम कर्नाटका सही है, सुभद्रा योजना जो है ये आपका ओडिशा सही है, लेकिन लाडली बहना जो योजना है ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी जो गलत है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, न्यूज में रहता है ये वर्ड चाइना +1 स्ट्रेटेजी, चाइना +1 स्ट्रेटेजी।
तो ये किस चीज से संबंध है? पहला, चीन का बेल्ट और रोड पहल, चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। दूसरा, डाइवर्सिफाइंग मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन, जो उत्पादन आपूर्ति जो श्रृंखलाओं है उसको विविधता लेके आना, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए। या चीन का जो घरेलू खपत को बढ़ाने के लिए ये स्ट्रेटेजी अपनाया है चीन ने। या चीन के सांस्कृतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी लेके आया है चाइना ने। तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या है कि पूरे दुनिया में जो एक चाइना के साथ जो निर्भरता है कम करने के लिए चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी की बात किया जा रहा है। जैसे कि चाइना को क्या कहा जाता है कि वर्ल्ड का वर्कशॉप कहा जा रहा है। मतलब चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो क्या है कि वो क्या कर रहा है, उस सप्लाई चेन का फायदा उठा के वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए बहुत सारे कंट्री क्या हो रहा है कि ऐसा इतना भी ज्यादा डिपेंडेंट ना हो जाए बोल के चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण युवा रोजगार की स्थिति में रिपोर्ट, स्टेट ऑफ रूरल यूथ एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, इसको कौन से संस्था ने प्रिपेयर किया है? नीति आयोग, डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ये नहीं होगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट नहीं, नीति आयोग नहीं, इसको बना है डेवलपमेंट इंटेलिजेंट यूनिट। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है जिसको एफसीआई होता है, ठीक, वो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? भारतीय खाद्य निगम, ठीक है ना, ये भी बहुत न्यूज में था। तो ये बताना है कि ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, या फिर उपभोक्ता, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो भारतीय खाद्य निगम है, जिसमें चावल आपको स्टोर करके लगता है, उसको भेजता है, तो ये कहाँ पे है? तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री नहीं है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, न्यूज में रहता है कि जो इंपॉर्टेंट जो बैंक है जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक, जो कि आरबीआई इसको ये टैग देता है, कैटेगराइज करता है। तो 2024 तक निम्नलिखित में से कौन सा बैंक निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, ठीक है, डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक का दर्जा नहीं है, किसको नहीं मिला है? ठीक, तो आपको पता चलेगा कि एक को नहीं मिला है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मिला है, ठीक है ना। डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक का मतलब है टू बिग टू फेल, मतलब अगर सिस्टम ये बैंक अगर फेल हो जाता है तो पूरा इकोनॉमी में मतलब क्या है कि उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा देखेगा। तो उसके लिए डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक का कॉन्सेप्ट है। तो एसबीआई तो है, आईसीआईसी बैंक पब्लिक सेक्टर का है लेकिन है, एचडीएफसी बैंक ये भी है, पंजाब नेशनल बैंक को इसको नहीं मिला है। तो अभी 3 जो बैंक है उसको डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस बैंक का दर्जा आरबीआई के द्वारा मिला हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, हरित श्रेय योजना के तहत ग्रीन शिप पहल शुरू करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो सरकार का जो है ग्रीन शिप इनिशिएटिव के अंदर हरित श्रेय स्कीम लेके आया है, तो लागू करने वाला पहला बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जेएनपीटी, जो कि आपका मुंबई में मिल जाएगा, यहाँ पे नहीं, ये गलत हो जाएगा। चेन्नई पोर्ट ये भी नहीं है, ठीक है, चेन्नई में तमिलनाडु में मिल जाएगा। कोची पोर्ट जो कि आपका केरल में है, ये भी नहीं है। ये कौन सा हो जाएगा? सही हो जाएगा, मोरमगांव पोर्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, जो बीहटा ड्राई पोर्ट या फिर बोल सकते हो इनलैंड कंटेनर डिपो है एक तरह से, ये कौन से जगह में, इंडिया के कौन से स्टेट में है? तो ड्राई पोर्ट का मतलब क्या हो गया कि पानी नहीं है, मतलब क्या कि
लैंड के अंदर में है। तो ये बताना है कि कौन से राज्य में है ये। उत्तर प्रदेश नहीं, झारखंड नहीं, वेस्ट बंगाल नहीं, ये कहाँ पे है? बिहार में। बिहार में एक पोर्ट बनाया जा रहा है, बिहेटा ड्राई पोर्ट। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 के अनुसार, ठीक है, 2023 में जो नंबर ऑफ पेटेंट होता है उसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संकेतन 2024 के रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दायर पेटेंट आवेदनों की संख्या में भारत का वैश्विक रैंकिंग क्या है? चौथे नंबर पे है, पांचवें नंबर पे है, छठवें नंबर पे है या सातवें नंबर पे है? तो हम लोग जो नंबर ऑफ पेटेंट जो होता है ना, इंपॉर्टेंट कोई अगर आप डिजाइन बनाया हो, कोई इन्वेंशन किया हो, तो उसको आपको रजिस्ट्री कराते हैं, जिसको हम लोग पेटेंट बोलते हैं। तो पेटेंट रजिस्ट्री में हमारा जो स्थान है क्या है? छठवां है, छठवां 6 नंबर पे है हम। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में जो पेन कार्ड होता है, ठीक, भारत में जो पेन कार्ड होता है उसमें कितने अक्षर होते हैं? तो पेन कार्ड होता है उसमें कितने अंक होते हैं? 8 अंक होते हैं, 9 अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं या 12? तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका 10 अंक होते हैं। आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? आपको कमेंट में लिख के बताना है। अगला प्रश्न है, भारत की समुद्री नीति के संबंध में जो सागर है, सागर एक नीति लेके आए हैं, उसका फुल फॉर्म क्या है? सागर नीति है तो उसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये हमारा सागर इनिशिएटिव है, तो फुल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अभी बताना है कि एक जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है जिसको अप्सा बोला जाता है, ठीक है ना, उसका जो फुल फॉर्म है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। जहां पे स्टेबिलिटी लेके आने के लिए इंडियन फोर्स का यूज करते हैं, जैसे कि बहुत सारे जो आपका नॉर्थ ईस्ट के एरिया हो जाएंगे वहां पे, या फिर जम्मू कश्मीर में जहाँ पे अस्थिरता ज्यादा है, वहां पे क्या है कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगता है। ठीक है, तो इसको लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, तो उसके लिए बहुत से समिति यहाँ बने हैं। तो इसमें बताना है कि कौन सा समिति आपसा के बारे में बताया है, समीक्षा या फिर सिफारिश करने के संबंध में है। पहला है बीपी जीवन रेड्डी कमेटी, दूसरा संतोष हेगड़े कमेटी, तीसरा है वर्मा कमेटी, ठीक, या फिर सभी के सभी। तो यहाँ पे क्या है कि सभी के सभी तीनों कमेटी जो है अप्सा जो अप्सा जो है, ठीक है ना, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को समीक्षा करने की बात की है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी के सभी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये है जो डिजिटल सुरक्षा और साइबर घटनाओं के संबंध में एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जिसको सर्ट इन बोला जाता है। तो आपको बताना है कि जो सर्ट इन है क्या, ठीक, साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया है, या कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया है फुल फॉर्म, या साइबर इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन टीम इंडिया है, या सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पांस टास्क फोर्स है। तो इसका जो सर्ट इन का जो इंस्टीट्यूशन है उसका जो फुल फॉर्म है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। ठीक, तो आपको कहीं पे भी आपको कई बार मैसेज आ सकता है कि आपका जो कहीं आपका मोबाइल हैक हो गया या कुछ हो गया, तो सर्ट टीम आपको मैसेज भी दे सकते हैं। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, डिफेंस से रिलेटेड है। भारत में जो पैड है, जिसको फुल फॉर्म है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, उसको निर्माण कौन सा संस्थान ने किया है? तो पैड जो सिस्टम को मैन्युफैक्चरिंग कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने किया है? पहला है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो तो स्पेस के से रिलेटेड है, ये नहीं है। दूसरा है भारत डायनेमिक लिमिटेड,
तीसरा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, चौथा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये जो कौन सा है, पैड जो है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम जो बना रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, भारत डायनामिक लिमिटेड, BDL। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है जो पूर्वी पहर, ठीक है, एक न्यूज में था पूर्वी पहर, तो वो किसके संबंध में है? ये एक ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है, या एक माउंटेन रेंज है ईस्टर्न इंडिया में, जो है पूर्वी भारत में एक पर्वत श्रृंखला है। तीसरा, एक जनजातीय डेवलपमेंट स्कीम है पूर्वी पहर, या एक ऐतिहासिक फोर्ट है ईस्टर्न भारत में। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, पूर्वी पहर एक क्या है कि ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसमें नेवी एयरफोर्स और हमारा आर्मी, इनका एक जो एक्सरसाइज हुआ था उसका नाम है पूर्वी पहर। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, तो ये है ऑपरेशन सागर मंथन, जो कि ज्वाइंट इनिशिएटिव है कौन कौन से संगठन का, भारतीय नेवी का और इंडियन कोस्ट गार्ड का, या इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का, या इंडियन कोस्ट गार्ड और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का, या इंडियन नेवी और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का। तो जो ऑपरेशन सागर मंथन है, ये क्या है, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्टल गार्ड और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया, ये तीनों का बनाया, तीनों ने के द्वारा ऑपरेशन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक न्यूज में था मेथाम्फेटामाइन, ठीक है, मेथाम्फेटामाइन, ठीक है ना, मेथाम्फेटामाइन किस प्रकार का तत्व है जो न्यूज में था? तो ये एक तरह का है स्टिमुलेटिंग ड्रग्स है, ठीक है ना, जो ऐसा होता है, बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, तो इसमें से ये भी एक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो न्यूज में भी चल रहा है, ये इनिशिएटिव, ये जो पहल है, भारत कौन से सेक्टर से रिलेटेड है? तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल भारत के किस क्षेत्र से संबंध है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, या सार्वजनिक जो परिवहन है उसके, या एकेडमिक और रिसर्च पब्लिकेशन से संबंध है, या डिजिटल पेमेंट सिस्टम से संबंध है, या यूनिफाइड टैक्स कलेक्शन के संबंध है। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन क्या है, ये जितने भी रिसर्च स्कॉलर हैं, एकेडमिक और रिसर्च पब्लिकेशन से रिलेटेड संबंध है, यानी कि आप बहुत सारे रिसर्च पेपर को एक सब्सक्रिप्शन लेके या फिर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, जिससे इनोवेशन को प्रमोशन मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेयर प्रोग्राम, एक पेयर प्रोग्राम है, वो भी न्यूज में चल रहा था, ठीक है ना, पार्टनरशिप फॉर एकेडमिक इनोवेशन एंड रिसर्च, ठीक। तो ये बताना इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि डेवलप एआई बेस्ड सॉल्यूशन फॉर इंडियन इंडस्ट्री के लिए एआई बेस्ड सॉल्यूशन बनाना है, नहीं, गलत है। क्लीन एनर्जी के लिए रिसर्च सेंटर बनाना है, ये भी गलत है। ग्लोबल पार्टनरशिप स्पेस टेक्नोलॉजी में, ये गलत है। ये क्या है, एक इनोवेशन जो है ना, फोस्टर इनोवेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी यूजिंग हब एंड स्पोक मॉडल, मतलब हब और स्पोक मॉडल से, हब और स्पोक मॉडल के थ्रू आपको क्या करना है, भारतीय विश्वविद्यालय में नवाचार को बढ़ावा देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो प्रधानमंत्री जो विद्या लक्ष्मी योजना है, ये भी न्यूज में था, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा ऋण और छात्रवृत्ति के लिए एकीकृत पोर्टल प्रदान करना, तीसरा वंचित छात्रों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम के लिए वित्तीय पोषण करना, वित्तीय सहायता करना, वित्तीय सहायता करना, चौथा उच्च अध्ययन के लिए ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना। तो ये जो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना है, ये इंटीग्रेटेड पोर्टल प्रोवाइड करना है एजुकेशन, ताकि एजुकेशन लोन और स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारत में पोलियो उन्मूलन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है। तो हमको बताना है कि पोलियो से रिलेटेड कौन सा इरेडिकेट हम लोग ने कर चुके हैं, तो उसके बारे में कथन कौन सा गलत है बताना है। तो पहला, भारत को 2014 में WHO, ठीक है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था, बिल्कुल सही है ये। ठीक। दूसरा, पल्स पोलियो कार्यक्रम 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लक्षित करता है। तीसरा, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन यूज किया जाता है इम्यूनाइजेशन के लिए इस प्रोग्राम में, बिल्कुल। उसके ये प्रोग्राम, द प्रोग्राम इन्वॉल्व हाउस टू हाउस वैक्सीनेशन, ठीक, कार्यक्रम घर घर जाके टीका लगाने का अभियान था, बिल्कुल सही है। और लेकिन गलत क्या हो जाएगा, ये वाला है, जो पल्स पोलियो जो अभियान होता है उसमें 10 वर्ष से कम नहीं, 5 वर्ष से कम के जो उम्र के बच्चे हैं उसको हम लोग को टारगेट करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, जो कि गलत है। आपको बताना है कि जो मिशन इंद्रधनुष जो लॉन्च किए हैं वो किस क्षेत्र के लिए, ठीक। पहला है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, ठीक है, सार्वभौमिक टीकाकरण। दूसरा, स्पेस एक्सप्लोरेशन। तीसरा, रिन्यूएबल एनर्जी, नवीनीकरण ऊर्जा। चौथा है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो बताना है कि जो मिशन इंद्रधनुष एक बैंकिंग सिस्टम के लिए भी लेके आए थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, सार्वभौमिक जो टीका है, अलग अलग टीका लगाना है, उसके लिए है मिशन इंद्रधनुष। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024, ठीक है, वो कौन से संगठन प्रकाशित करता है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ के द्वारा, या यूनेस्को के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, या वर्ल्ड बैंक, या फिर इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा वर्ल्ड एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो सरकार ने एक प्रोग्राम निकाला है निष्ठा, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है, निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा है ये भी। तो ये है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसेस, इसका फुल फॉर्म है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये भी था, एक नया बनाया है सरकार के द्वारा। ये बताना है कि वो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है। शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, या इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो आता है वो आता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से सेकंड पार्ट कंप्लीट किया। थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे एनवायरनमेंट के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जो COP30 है, ठीक, जो है वो कहाँ पे होने वाला है। जो COP30, जो अभी COP29 कंप्लीट हुआ, आपको बताना है COP30 कहाँ पे होने वाला है। जो COP29 आपको पता है बाकू अजरबैजान में अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है कि COP30 कहाँ पे होने वाला है। तो ये COP30 होने वाला है कहाँ पे, ब्राजील में होने वाला है, कहाँ पे, बेलेन में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखें कि जो बाकू जो अजरबैजान है, उसमें COP29 जो आयोजित हुआ था, उसके बारे में कथन कौन सा गलत है बताना है। पहला, बाकू हार्मोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव सपोर्टेड फार्मर्स, बिल्कुल ये फार्मर्स के लिए सपोर्ट करने के लिए इनिशिएटिव भी लेके आए हैं, सही है। इसने कृषि में जलवायु पहल को सम्मिलित किया, ये भी सही है, ठीक। 500 बिलियन जलवायु वित्त कोष बनाया गया यहाँ पे। 500 बिलियन, 100 बिलियन तो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी दे नहीं पा रहे हैं, 500 बनाया है, ये गलत हो जाएगा, नहीं, इतना ज्यादा नहीं।
और इसमें FAO ने पार्टिसिपेट किया, बिल्कुल सही। तो ये गलत क्या हो जाएगा, 500 बिलियन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो COP29 हुआ था बाकू में, इंडिया ऑर्गेनाइज लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, जिसको लीड IT इनिशिएटिव कहा जाता है, किस कंट्री के साथ, किस कंट्री के साथ लीड इनिशिएटिव इंडिया ने लिया है? फ्रांस के साथ, स्वीडन के साथ, जर्मनी के साथ या नॉर्वे के साथ? तो आपको बताना है किसके साथ लिया है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वीडन। स्वीडन के साथ हम लोग ने लीड IT इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि किस साल तक हम लोग कार्बन न्यूट्रल या फिर नेट जीरो एमिशन अचीव करेंगे, 2030, 2040, 2050 या 2070? तो हम लोग 2070 तक का लक्ष्य बनाए हैं नेट जीरो एमिशन का, ठीक है ना, कार्बन न्यूट्रल बनने का। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न हम लोग देखें कि कौन से संगठन एडॉप्शन गैप रिपोर्ट जारी किया है 2024 में? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर या यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम? तो एडॉप्शन गैप रिपोर्ट 2024 जो लॉन्च किया है वो क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 जो UNEP ने लॉन्च किया है, उसमें भारत का रैंक कितना है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन? जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन में भारत का रैंक क्या है? इतने सारे पॉपुलेशन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा में तो हो ही सकते हैं, तो बताना है कौन से है। पहला नहीं, बिल्कुल चाइना है अभी। सेकेंड नहीं है, हम लोग हैं। थर्ड है, अमेरिका भी है वहां पे। तो थर्ड हम लोग क्या है, कार्बन एमिशन करने वाले देश हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न हम लोग को बताना है कि पहला वर्ल्ड का पहला CO2 से मिथेनॉल प्लांट जो NTPC ने लॉन्च किया है, कहां पे लॉन्च किया है? तो NTPC विश्व का पहला CO2 इथेनॉल संयंत्र प्लांट कहां लॉन्च किया है? मतलब CO2 बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस एमिट करता है, तो उसको हम लोग कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, मेथेनॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बताना है कि ये कहां पे इस टाइप का प्लांट हम लोग ने NTPC ने लगाया है। सिंगरौली मध्य प्रदेश, विंध्याचल मध्य प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़ या रामागुंडम तेलंगाना? तो आंसर क्या हो जाएगा, विंध्याचल मध्य प्रदेश में ये प्लांट लगा रहे हैं। अगला प्रश्न देखा जाए तो भारत का जो 56 बाघ अभ्यारण्य है, 56वें बाघ अभ्यारण्य है, उसका नाम क्या है? ठीक है, कवल टाइगर रिजर्व नहीं है, ठीक है ना, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व ये भी नहीं है, संजय दुबे टाइगर रिजर्व ये भी नहीं है, ये क्या है, गुरु घासीदास तमोर पीला टाइगर रिजर्व। इसको 56 नंबर में इसको बनाया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि कौन सा रीजन को कहा जाता है कोरल ट्रायंगल? कोरल ट्रायंगल कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? कैरेबियन सी, उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया और वेस्टर्न पैसिफिक, मेडिटेरियन सी या इंडियन ओशन? तो आपका कोरल ट्रायंगल यानी कि बहुत सारे कोरल होंगे यहाँ पे, तो आपको कोरल देखेंगे तो आपको कहाँ पे, यहाँ पे देखोगे ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे मिल जाएंगे, फिर फिलीपींस के आसपास मिल जाएंगे, और पैसिफिक में यहाँ पे मिल जाएगा, साउथ ईस्ट एशिया में। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, साउथ ईस्ट एशिया और वेस्टर्न पैसिफिक में मिल जाएगा आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है, एक लेक बहुत ज्यादा न्यूज में था, उसका नाम है लेक करीबा। लेक करीबा जो कि हाल में सूखे के कारण अपने न्यूनतम स्तर को दर्ज किया, ये कौन से दो देश की सीमा बनाते हैं? तो सूखे के कारण पानी नहीं गिर रहा है, तो बहुत उसका स्तर गिर गया है। लेक करीबा, अब बताना है कि कौन से दो देश के सीमा को बनाती है? क्या बोत्सवाना और नामीबिया? नहीं, गलत।
युगांडा और रवांडा, ये भी गलत। केनिया और तंजानिया, ये भी गलत। ये क्या है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ये दो देश के बीच में लेक करीबा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखें कि कौन सा देश जो है, कौन सा देश पहला कंट्री बन गया है टू एक्सप्लिसिटली परमिट इन हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग। तो ह्यूमन जीनोम एडिटिंग है, उसको परमिशन दिया है, मतलब क्या है कि नियम कानून के थ्रू बनाया होगा। तो वो कौन सा देश बन गया है जिसमें जीन एडिटिंग कर सकते हैं, जो क्रिप्स 9 अगर टेक्नोलॉजी जानते हैं जिसमें जीन एडिटिंग हो रही है, तो उसको क्या कर दिया है कि हेरिटेबल जीनोम एडिटिंग के लिए परमिशन दे दिया है। चाइना, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट या साउथ अफ्रीका। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ अफ्रीका। तो आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो पहला, दुनिया का पहला देश हो गया है जिन्होंने एक्सप्रेसली मेंशन कर दिया कि ह्यूमन जीनोम एडिटिंग कर सकते हैं, वाला डी। अगला प्रश्न है ये आपका सत्येंद्र नाथ बोस जी, ठीक है, उनका एनिवर्सरी हुआ है 100 ईयर। तो उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। बोस कोलैबोरेटेड विद अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ उन्होंने काम किया, और बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स दिया, और कॉन्सेप्ट ऑफ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बताया, या ये सही है बिल्कुल। उसको चौथा जो पदार्थ जो है मैटर, ये कंडेंसेशन वाला, ये बोस आइंस्टाइन के मेथड के द्वारा हुआ है, ठीक, पहला सही है। बोसॉन जो पार्टिकल है वो सत्येंद्र नाथ बोस जी के नाम पे रखा गया है, बिल्कुल ये भी सही है। उन्होंने वाइस चांसलर के रूप में विश्व भारती जो यूनिवर्सिटी है उसमें वाइस चांसलर के रूप में पदस्थ थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने उन्हें जो नोबेल प्राइज दिया गया है क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, बिल्कुल ये गलत है, नोबेल प्राइज उनको नहीं मिला है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, जो कि गलत है। अगला प्रश्न हम लोग देखें कि ORT, ORT जो बोलते हैं ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी, ठीक है ना, ORS घोल हम लोग जानते हैं बेसिकली। इसका विकसित किसने किए थे, किसने इसको विकसित किया था, ठीक है, जोनास स्लैक या रिचर्ड कैस, लुइस पाश्चर या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है ना, इनका डेथ हुआ है रिसेंटली, तो इसी कारण न्यूज में थे। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, रिचर्ड कैस। अगला प्रश्न हम लोग देखें कि जो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां पे लॉन्च किया है। तो क्या है कि एनालॉग अंतरिक्ष मिशन मतलब जो धरती में रहेगा, और क्या है कि सैटेलाइट को सिग्नल देते रहेगा, उसके कोई भी जो मिशन है उसको हेल्प करेगा। तो ये कहां पे हम लोग ने बनाया है, थार डेजर्ट रेगिस्तान में, रन ऑफ कच्छ गुजरात में, लेह लद्दाख में, सियाचिन ग्लेशियर जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, लेह लद्दाख में हम लोग ने क्या बनाया है, जो इसरो का पहला एनालॉग स्पेस मिशन वहां पे हम लोग ने स्टार्ट किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो स्पेस एक्स है, जो इलन मस्क की कंपनी है, उनका जो फाल्कन 9 जो सबसे बड़ा रॉकेट बोला जाता है के द्वारा प्रशिक्षित जो हम लोग ने लॉन्च किया है भारत का जी सेट सैटेलाइट, ठीक है, N2, वो जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, उसका वजन कितना है, कितना वजन है, 2500 किलोग्राम, 3500 किलोग्राम, 4700 किलोग्राम और 5500 किलोग्राम। तो हम लोग जनरली हम तो बहुत ही अच्छे पोजीशन में स्पेस में, लेकिन क्या होता है कि कुछ किलोग्राम से ऊपर हम लोग भी बाहर से लॉन्च करवाते हैं, जैसे फ्रेंच गुयाना से, फ्रांस से करवाते हैं। वैसे अभी जो जी सेट है N2 उसको लॉन्च कराए हैं फाल्कन 9 जो स्पेस एक्स कंपनी में, और उसका वजन कितना है, तो वजन कितना है, लगभग 4700। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, 4000। लगभग 3500 तो हम लोग खुद ही उसको ऑर्बिट में पहुंचा देते हैं, हमारे पास मार्क 3 जनरेशन का लॉन्चर है। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश है, किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जिसको
लिंगोसेट बोला जा रहा है विकसित किया है। तो वुड से बना हुआ सैटेलाइट जिसने बनाया है वो कौन सा कंट्री है? अमेरिका, जापान, जर्मनी या रशिया? तो ये कौन सा है? जो लकड़ी से, वुड से जो सैटेलाइट बना है इसका नाम है लिंगोसेट। ये है आपका जापान हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न हम लोग देखें कि किस कंपनी ने भारत की पहली डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी की सेवा शुरू कर दी है? डायरेक्ट टू डिवाइस, सैटेलाइट से डिवाइस। रिलायंस जियो, गलत नहीं है। भारतीय एयरटेल नहीं है। वोडाफोन आइडिया नहीं है। ये जो है भारत संचार लिमिटेड, ठीक है, BSNL है, भारत संचार निगम लिमिटेड। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी सेवा शुरू हो गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का जो पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग संस्थान है, भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग जो संस्थान है वो कहाँ पे स्थित है? बेंगलोर कर्नाटका में? नहीं। पुणे महाराष्ट्र में? नहीं। हैदराबाद तेलंगाना में? नहीं। ये है मोहाली पंजाब में स्थापित किया गया है। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न हम लोग बोलते हैं कि जो भारत का जो पहला स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक का नाम क्या है? भारत में जो पहला जो स्वदेशी डेवलप्ड एंटीबायोटिक है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? नाफीथ्रोमाइसिन, ठीक है, नाफीथ्रोमाइसिन, ये पहला डेवलप्ड एंटीबायोटिक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जो जेद्दा, जेद्दा आपका एक जगह है कहाँ पे? सऊदी अरब में, ठीक है, वहां पे क्या है कि एक कमिटमेंट जो पारित किया गया है, कहाँ? तो जेद्दा प्रतिबंध में जो कमिटमेंट है चौथे वैश्विक उच्च स्तरीय मंत्रीय सम्मेलन के दौरान अपनाई गई, मुख्य रूप से स्वास्थ्य के किस मुद्दे से रिलेटेड है? क्लाइमेट चेंज? नहीं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? नहीं। पेंडेमिक रिलेटेड? नहीं। ये क्या है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR, बहुत ज्यादा न्यूज में सुन रहे होंगे कि जो जो AMR है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है ना, वो अपने आप इतना ज्यादा हम लोग बढ़ते जा रही है, तो इसके लिए ये जेद्दा कमिटमेंट न्यूज में था। अगला प्रश्न है कि जो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी क्रॉप्स, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी कॉर्प्स, ठीक है, जो कि कोविड के बाद ये बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन, उसने पहली बार किस बीमारी के लिए प्रमुख के जवाब में सक्रियता शुरू की है? कौन सी बीमारी के लिए के कारण स्टार्ट किया गया है इसको, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी कॉर्प्स? इबोला, एमपॉक्स, कोविड-19 या जिका वायरस? तो क्या हुआ? ये एमपॉक्स, मंकी पॉक्स के कारण क्या हो गया कि ये इमरजेंसी रिस्पांस टीम को स्टार्ट किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये है बिरसा मुंडा जी के, बहुत न्यूज में भी थे, ठीक है, और तो उनके बारे में गलत कथन इनमें से कौन सा है हमको पहचानना है। पहला, उनका जन्मदिन 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल सही है, 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। दूसरा, ये इस वर्ष उनके जन्म का 100वीं वर्षगांठ है। तीसरा, उन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधार बढ़ाने के लिए, ठीक है, बिरसाइट नामक एक नया संप्रदाय स्थापित किया। बिल्कुल। उनके जो मूवमेंट है, आंदोलन है, उसको उनकुलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये भी सही है। और ये 100 साल नहीं है, 150th, ठीक है, 100 साल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ब्रिक्स सम्मेलन में, ठीक है, ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है कहाँ पे? रशिया में हुआ है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उपहार में दी गई सोहराई, सोहराई पेंटिंग, ठीक है ना, सोहराई पेंटिंग भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो सोहराई पेंटिंग कौन से राज्य से संबंधित है बताना है। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड या छत्तीसगढ़? तो ये जो पेंटिंग है, सोहराई पेंटिंग है, वो कहाँ से संबंधित है? झारखंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं,
100 साल हुआ है हड़प्पा की खुदाई का। तो जो हड़प्पा स्थल की खुदाई के करने वाले जो पुरातात्विक जो विद्वान थे वो कौन थे? हड़प्पा जो साइट है उसको एक्सकवेशन करने वाले जो अलेक्जेंडर कनिंगम, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल या आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी मोहनजोदड़ो के थे, ठीक है ना। जॉन मार्शल नहीं, ये है हो जाएगा दयाराम साहनी हो जाएंगे, दयाराम साहनी, डी साहनी, इसने हड़प्पा की खोज की थी। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न हो जाएगा ये कि जो सितंबर 2024 में जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा घोषित पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? जो पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार में, उसका नया नाम क्या है? सावरकरपुरम गलत, अंडमान सिटी गलत, नेताजी नगर नहीं, ये इसका नाम क्या है? श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया 75 क्वेश्चन नवंबर के, ठीक है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।